तो अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। दिसंबर के इस चौथे हफ्ते में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। हर गुजरते दिन के साथ शीतलहर और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। वहीं देर से ही सही, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते घूमने फिरने के शौकीन लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अगर आप भी क्रिसमस और न्यू ईयर पर पहाड़ों पर अपनी गाड़ी से जाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। क्या है ये जरूरी बातें, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में देर से ही सही बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी की वजह से वादियां, पेड़, रास्ते सब बर्फ के आगोश में हैं। जहां देखो, जिधर देखो, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक, लेह से लेकर लद्दाख तक इस बर्फबारी ने सूनी पड़ी वादियों की खूबसूरती लौटा दी है। कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख शुरू कर दिया है। ये तस्वीर कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक गुलमर्ग की है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे हैं। गुलमर्ग को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। हर मौसम, हर सीजन की अपनी खूबसूरती है, लेकिन सर्दी यानी कि विंटर टूरिज्म की जब बात होती है तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है। क्यों? वो मेरे आसपास आप देख सकते हैं। सीजन का पहला हेवी स्नोफॉल हुआ है और जो पर्यटक हैं उनमें उत्साह देखने से बनता है। और अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल साफ था। आप ये पूरी जो घाटी है, जो वैली है, वो देख सकते थे गुलमर्ग की, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हल्की हल्की बर्फ शुरू हुई है और उसके आसपास मिस्ट, फॉग, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बॉलीवुड का मूवी सेट है। स्मोक गन्स जो है चल रही हैं, लेकिन ये कुदरत की स्मोक गन्स हैं और एक कुदरत का कैनवस है। तो गुलमर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत, भारी बर्फबारी और आज शाम तक भी बर्फ जो है रुक रुक के हो सकती है। कलकत्ता से आए हैं, तो कलकत्ता में क्या मौसम था अभी? वहाँ कम ही था। वहाँ तो ठंड नहीं उतनी है। नहीं, उतनी नहीं। पहली बार बर्फ देख रहे हैं? हाँ, ये पहली आया, बहुत एक्साइटेड। शिवानी जी पहली बार आई हैं कश्मीर? जी नहीं, सेकंड टाइम है मेरा। जी। बर्फ पहली बार या सेकंड? ये फर्स्ट टाइम पे है। जी जी। तो ये बताइए, बर्फ का एक्सपीरियंस बताइए। लकी हैं आप, जब आ पाए तो बर्फबारी। मैं प्रे कर रही थी, मैंने वैष्णो देवी दर्शन करा तो मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज जब मैं जाऊँ तो बर्फबारी हो जाए, और आज अपनी आंखों से मैं लाइव देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। गुलमर्ग ही नहीं, सोनमर्ग और लेह लद्दाख भी बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी देखने आ रहे हैं, लेकिन जोरदार बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। रात और दिन रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आवाजाही प्रभावित न हो। बावजूद इसके जो सैलानी अपनी गाड़ियों से पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें फिसलन भरी सड़कें और बर्फ से ढके रास्ते मिल रहे हैं। इन हालात में भी ऐसे लोगों की मदद पुलिस वाले, बीआरओ और दूसरी एजेंसियां कर रही हैं। हालात को देखते हुए ही पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि केवल 4 व्हीलर गाड़ियां और टायर चेन वाली गाड़ियों को ही आगे की तरफ जाने दिया जाए। कई लोग जो हैं पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे अपनी गाड़ियां लेके, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा है कि जब बर्फ होती है तो कितनी दिक्कत होती है। तो अगर आपको दिक्कत से बचना है तो जैसे इस गाड़ी में आप देख रहे हैं चेन लगी हुई है, ये स्टील चेन है। हालांकि ये प्रोफेशनल चेन नहीं है, लेकिन जब आप पहाड़ी रास्तों पे, फिसलन वाले रास्तों पे जाते हैं और बर्फबारी होती है तो यही चेन, ऐसी चेन जो है, ये स्टील चेन आपको टायर्स, कम से कम 2 टायर्स में लगानी और ये आपकी जो है जान बचा सकती है। और उसके अलावा गाड़ी में 4x4 यानी कि ऑल 4 व्हील ड्राइव होना भी जरूरी है, तो आप एक्सीडेंट से बचेंगे और अच्छे से पहाड़ों का स्लिपरी रोड्स को जो है नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है
अगर आप गुलमर्ग जहां हम इस वक्त है बात करें तो यहां आपको तकरीबन हर एक गाड़ी में चेन दिखेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी है कि चेन या 4x4 के बगैर गाड़ी को ऊपर आने की इजाजत नहीं है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लंबे समय से सूने पड़े पहाड़ अब बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगे हैं। ऐसे में लोग बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर लाहौल स्पीति के ग्राम्फू से आई है, जहां तापमान 0 से नीचे होने के बावजूद बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी पहुंचे हुए हैं। मैं इस समय लाहौल स्पीति के ग्राम्फू इलाके में हूं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो अब शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोहतांग की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले से जो अब पूरे इलाके में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी अब भारी संख्या में इस जो मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पर्यटन व्यवसायी है, स्थानीय लोग हैं, इस बर्फबारी का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी भी जो बर्फबारी है वो ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो अभी मनाली या फिर टिटलागढ़ की तरफ बर्फबारी नहीं है, तो यहीं पे अभी बर्फबारी का दौर है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज दिन भर जो इसी तरह की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में होती रहेगी। महेंद्र जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मस्त लग रहा है। पूरी टीम को लेके आए, 40 बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, फरीदाबाद से आए हुए हैं। बहुत मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है, सब पूरी टीम को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। अर्नब, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है? फुल मजेदार, पैसा वसूल हो गया अपना। हम लोग ग्रुप में आए हैं लेकिन हम फुल ऑन मजे ले रहे हैं। इस बर्फबारी के बीच मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से सैलानियों को सलाह दी गई है कि वो ज्यादा मौसम खराब होने पर यात्रा करने से बचें। वहीं अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर पहाड़ों पर अपनी गाड़ी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गाड़ी में एंटी स्किड टायर या स्नो चेन टायर जरूर लगवाएं। ब्रेक, बैटरी, कूलेंट और ईंधन को जांच लें। अतिरिक्त टायर और जैक गाड़ी में जरूर रखें। इसके अलावा टॉर्च, पावर बैंक, फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी और गर्म कपड़े भी जरूर रखें। और तो और पहाड़ों पर यात्रा के दौरान मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। तो ये ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जो बर्फबारी के दौरान पहाड़ों पर यात्रा करते समय लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। गुलमर्ग से मीर फरीद और लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पहाड़ों के बाद अब आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। अनुमान है कि इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ लोग आ सकते हैं, जिनके सुलभ और सुरक्षित त्रिवेणी स्नान के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत करीब 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, ताकि देश और दुनिया भर से माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की मदद की जा सके। वहीं इस साल माघ मेले में बिजली के खंभों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से लोग न सिर्फ अपनी लोकेशन जान सकेंगे, बल्कि माघ मेले में बिजली से जुड़ी समस्याओं को विभाग तक पहुंचा सकेंगे। संगम की पवित्र रेती पर माघ मेले के शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। 3 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, संगम किनारे साधु संतों के शिविर, कल्पवासियों की टेंट सिटी, पुलिस की चौकियां समेत दूसरी तैयारियां नजर आने लगी हैं। ये भव्य तैयारी उन करोड़ों आस्थावान श्रद्धालुओं के लिए हो रही है जो 3 जनवरी से संगम में आस्था की डुबकी लगाने और कल्पवास के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। अनुमान है कि इस बार 44 दिनों के इस आयोजन में 12 से 15 करोड़ लोग पहुँच सकते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इसी तैयारी के तहत करीब 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स माघ मेले के दौरान नजर आने वाले हैं।
आने वाले समय में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए एक ज्ञानवर्धक होगा और आवश्यकता पड़ने पर अगर ईश्वर न करे अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो हमारे प्रयागराज के लिए ये आप एक सुरक्षा का एक प्रमुख स्रोत बनेंगे और इस प्रकार से नागरिकों की सुरक्षा का भी और दूसरे हमारी जो संपत्ति है, राष्ट्र की जो संपत्ति है, इसकी भी सुरक्षा करने में आप सक्षम होंगे। बताया ये जा रहा है कि ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे, जो मेले के दौरान देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। लिहाजा तैनाती से पहले इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें इन्हें प्राकृतिक आपदा से लेकर आतंकी घटनाओं के दौरान लोगों के जान माल की सुरक्षा के गुर सिखाए गए हैं। मैनेजमेंट की भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA के निर्देशानुसार और भारत सरकार के प्रायोजन में आयोजित किया गया है, जिसमें कि कुल 7 दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन वॉलंटियर्स हैं, कुल 360 की संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि इनको फायर फाइटिंग के विषय में, सर्च एंड रेस्क्यू के विषय में और फर्स्ट एड के विषय में, CPR के विषय में, इमरजेंसी मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के विषय में, कैजुअल्टी हैंडलिंग के विषय में, जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, SDRF के हैं, मेडिकल हेल्थ सर्विस के हैं, फायर सर्विस के हैं और हमारे सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, इनको भली भांति ट्रेंड कर रहे हैं। 500 की संख्या में हमारे जो कि वॉलंटियर्स हैं वो पूरे शहरी क्षेत्र में और माघ मेला क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर में कार्य करेंगे, जो कि विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो कि जहाँ भोजन वितरण होगा वहाँ रहेंगे। माघ मेले से जुड़ी इन्हीं तैयारियों के बीच ही संगम की रेती पर अलग अलग अखाड़ों और मठों के बड़े शिविर और उनके प्रवेश द्वार तेजी से बनाए जा रहे हैं। इन शिविरों के ये प्रवेश द्वार मठों और अखाड़ों की पहचान और साथ ही शान के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए लाखों रुपए खर्च कर एक से बढ़कर एक प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। आप गौर करें तो ये पंडाल बेहद खास होने वाला है। महाकुंभ में इसी पंडाल ने तेजस विमान बनाया था, लेकिन इस बार ये कुछ अलग कर रहे हैं और इनका पंडाल बन रहा है जो भव्य तरीके से बन रहा है, क्योंकि ये श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर, श्री मोरपंखी मोरध्वज शिविर ये 2 लोग ने मिलकर बना रहे हैं। इसका महत्व ये है कि सभी 33 करोड़ देवी देवता माघ मेला में आते हैं, तो उनके आने के लिए वो गेट से ही प्रवेश करते हैं, इसलिए विशाल गेट, विशाल सजावट बनाई जाती है। वहीं इस बार के माघ मेले में आने वाले लोगों को मेले में काफी कुछ भगवा रंग में नजर आने वाला है। पंटून ब्रिजेस को भगवा रंग में रंगने के बाद संगम में चलने वाली नावों और साधु संतों के शिविरों को भी भगवा रंग में रंगने की तैयारी चल रही है। अब ये मेला आकार लेने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु संतों के जो टेंट हैं वो बनाए जा रहे हैं, पार्टून पुल है उसको भगवा किया गया है और ये जो साधु संतों के पंडाल हैं वो भी भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं। पूरे मेले का भगवाकरण किया जा रहा है और इस तरह से ये मेले की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू हो जाएगी। विशेष बात यह है कि इस बार पूरा मेला पंडाल से लेकर पीपा पुल तक भगवामय है, पूरा नाव भी भगवामय है। लगभग जो भी मतलब प्रशासन अपने तरफ से पूरी अच्छी व्यवस्था करके एक सनातन का जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा है। प्रयागराज में हर साल आयोजित होने वाला ये विशाल मेला दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक माना गया है। कुंभ की तरह ही माघ मेले का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस मेले से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि हर साल माघ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे क्लबिंग कल्चर की जिसने जेनजी का एक बड़ा वर्ग तेजी से जुड़ना चाहता है। उनको नाइट क्लब या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे माहौल में आस्था, भक्ति और आध्यात्म से जुड़ने का मौका मिल रहा है। गिटार, ड्रम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बीट्स पर, भजन की रिदम पर जेनजी झूमते दिख रहे हैं। हाई एनर्जी वाले संगीत के माहौल में उनके मन को शांति महसूस हो रही है और ऐसी क्लबिंग की वजह से उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ रहा है।
तो कुल मिलाकर अब भजन क्लबिंग का जमाना है। लाइट्स, म्यूजिक, परफॉर्मेंस और डांस, यहाँ वो सब कुछ है जिसकी जरूरत क्लबिंग के लिए पड़ती है। बस कुछ बदला है तो गानों का सिलेक्शन। फिल्मी गानों की जगह भजनों ने ले ली है। कलाकारों के सुर और ताल पर झूम रहे हैं लोग। इन्हीं भजनों के जरिए ईश्वर की स्तुति और भक्ति में लीन है। इस बदलते दौर में भजन क्लबिंग आज की युवा पीढ़ी के लिए एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। नाइट क्लब, म्यूजिक कॉन्सर्ट या डांस पार्टी की जगह युवाओं में भजन क्लबिंग का चलन बढ़ रहा है, जिसके जरिए उनको अपनी रुचि का आध्यात्मिक माहौल मिलने लगा है, जहां महादेव, भगवान राम, माँ दुर्गा और हरे कृष्णा जैसे भजन गाए जाते हैं। इस आध्यात्मिक माहौल में हर वर्ग से जुड़े लोग नाचते हैं, झूमते हैं और भक्ति में खो जाते हैं। इस माहौल में लोग, खासकर युवा, आस्था, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। भक्ति अब मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज की पीढ़ी उसको एक नए तौर पर जो है अनुभव कर रही है। भजन क्लबिंग एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोग अब क्लबिंग की जगह जो है भजन सुनना कुछ इस नए अंदाज में पसंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको हर एक वर्ग में लोग मिलने वाले, चाहे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए या बुजुर्ग की बात की जाए, हर कोई आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन किसी क्लबिंग में नहीं, हाथों में ग्लासेस नहीं, किसी तरीके का नशा नहीं, बस नशा है तो वो इस भक्ति का है, जो आप अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है इस नए अनुभव को जो है वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और भजन क्लबिंग अब एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जहां लोग डांस फ्लोर पर नहीं बल्कि भक्ति के मूड में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। जनरेशन जी यानी जेन जी वो युवा पीढ़ी है जो डिजिटल युग से गहरी जुड़ी है, इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। लेकिन अब इसी पीढ़ी के ये नौजवान अपनी जिंदगी में तनाव कम करने के लिए भजन क्लबिंग को माध्यम बना रहे हैं। हाई एनर्जी वाले संगीत के इस माहौल में उनके मन को शांति महसूस होती है और ऐसी क्लबिंग की वजह से उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ रहा है। ये मतलब एक मौका है हमारे रूट से वापस जुड़ने का। एंड क्लबिंग तो सभी जाते हैं, ये एक स्पेशल मौका है कि हम सब अपनी कम्युनिटी के साथ अपना रिलीजन सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पर देखा ऐड एंड मुझे पता था यहाँ पे ज़रूर आना है। ये एक सुकून है और ये हमारे सभ्यता में स्टार्टिंग से ही रहा है। संगीत और भगवान के लिए प्यार ये स्टार्टिंग से ही था, बस अब जो हमारी यूथ है वो उसको देख पा रही है। हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो हमेशा हमें बताती थी कि इन दोनों का कनेक्शन बड़ा जरूरी है। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल, बिल्कुल एकदम डिवाइन फीलिंग आ रही है। एंड क्लबिंग में भी इतने मजे नहीं आते जितने भजन क्लबिंग में आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा। और मैं ढूंढ रही थी ऐसा कुछ कि हम झूम के नाच के गा सके भजन, सिर्फ कमरे में अकेले क्यों करें।
दिलचस्प बात ये है कि भजन क्लबिंग की वजह से युवा पीढ़ी और उनके माता पिता के बीच की दूरी भी कम हो रही है। माँ बाप भी खुश हैं कि उनके बच्चे अपनी जड़ों और सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। साथ ही वो अपने उम्र के हिसाब से किसी भी तरह के नशे से दूर सकारात्मक तरीके से जिंदगी का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है जो आज की जनरेशन को हम एक दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल के बच्चे क्लब जाने लगे हैं, क्लब में म्यूज़िक ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसको एक भजन के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं नई जनरेशन को कि भक्ति में भी संगीत है, भक्ति में भी आनंद है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी नई जनरेशन है ना, नई जनरेशन जो क्लबों के साथ जुड़ी हुई है और वो दूसरे नशों में जाती है, वो भक्ति के नशे की तरफ आए, तो भक्ति के नशे में डूब जाए, भगवान की पूजा में डूब जाए, अपने आप को डुबो दे भगवान की भक्ति में। आजकल हर कोई स्ट्रेस में है और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भक्ति एकमात्र साधन है। अगर हम भगवान के अंदर लीन होते जाएंगे तो बिंदु से ब्रह्मांड तक हम बस सिर्फ भक्ति से ही पहुंच सकते हैं। भजन क्लबिंग के जरिए युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे कलाकार भी आनंद महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये ट्रेंड बनने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजन सुनते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजन नहीं सुनते हैं। तो ये ऐसा मोमेंट होने वाला है कि जो लोग रॉक भी सुन रहे हैं, मेटल भी सुन रहे हैं, वो भजन सुनेंगे, तो ये डेफिनेटली ट्रेंड बनेगा। हमारा स्टाइल भी है, वो हमने उसको वेस्टर्नाइज करके करा है, तो जो आज की यूथ है वो उसको पसंद भी कर रही है, तो इससे वो मतलब भगवान की तरफ भी जुड़ रहे हैं और मतलब हमारा म्यूज़िक भी आगे बढ़ रहा है। मतलब हम जो आज की जनरेशन को देख रहे हैं, जैसा आपने भी बोला कि वो मतलब भगवान को कम मानते हैं, वो सोचते हैं हम कूल दिख रहे हैं अगर हम ये सब नहीं मान रहे हैं तो वही है हमारा जो स्टाइल है, उससे वो भगवान से भी जुड़ रहे हैं और वो आगे। ऐसे आयोजनों में युवा पीढ़ी की दिलचस्पी आयोजकों को भी चौंका रही है। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में वो भजन क्लबिंग से जुड़ने लगेंगे। पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर है, निकुंज, रिस्पांस कैसा आ रहा है भजन क्लबिंग को लेकर? हम लोगों ने स्टार्ट किया था सोच के कि 100-150 लोग होंगे, आज 2500 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरी फैमिली, छोटे बच्चे से लेके बड़ी एज के लोग, सब लोग यहाँ। ठंड है, हम लोगों को भी पता, हमने जब जगह बुक करी थी, पोल्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा है, हम भी नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो, उसके बाद भी इतना अच्छा टर्न आउट है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सच एन ऑडियंस फॉर सच एन इवेंट हियर। कुल मिलाकर भजन क्लबिंग का मकसद युवाओं को भारतीय संस्कृति से नए और आकर्षक तरीके से जोड़ना है, ताकि युवा अपने मनोरंजन के लिए भगवान की भक्ति को नया माध्यम बनाए। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अच्छी खबर सच्ची खबर में जाते जाते आपको हम इटली में क्रिसमस की रौनक दिखाते हैं। यहाँ पर साइकिल, बाइक और नावों पर सवार सांता नजर आ रहे हैं। रोम में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों सांता साइकिल रैली में शामिल हुए। कोलोजियम से ट्रास्टेवेरे तक उत्सव का ये अनूठा सफर चला। हम आपको बता दें कि ये साइकिल राइड बच्चों के कैंसर इलाज से जुड़ी संस्था की मदद के लिए की गई है। इस दौरान रोम की सड़कों पर सांता मोटरसाइकिल परेड उन्होंने निकाली। इसका मकसद सिंगल मदर्स और ज़रूरतमंदों को सहारा देना है। वहीं वेनिस की नहरों में सांता क्लॉज की नाव की रेस हुई। यहाँ ग्रैंड कैनाल में सजी धजी नावों ने सबका दिल जीत लिया। al pessimismo. इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।